तो आपका एमसीक्यू का पार्ट 1 आपका 2 चालू हो रहा है, ठीक है ना। टोटल जो भी क्वेश्चंस होगा इसमें इस टाइम जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ आईएएस का और पीसीएस रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। आईएएस और पीसीएस रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या है इनमें से विचार करें, ठीक है ना, विचार कीजिए क्या है भाई। तो एच एन संथानम समिति, संथाल समिति, तो मैंने बताया था संथाल समिति किससे संबंधित है, तो कोर्ट की अवमानना से संबंधित है, ठीक है ना। अवमानना से संबंधित है, कोर्ट की अवमानना से संबंधित है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन अवमानना से संबंधित थी, बहुत बार मैंने बताया भी था, तो ये आपका क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है आपका, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान है। तो सही बात है भाई, है ना। दंड अवमानना के लिए अगर अटेम्प्ट टू कोर्ट कीजिएगा तो चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, ठीक है ना, दोनों को ही क्या है भाई, तो दंड देने का अधिकार है। अब दंड में चाहे वो जो दे, है ना, दंड में कुछ खास नहीं है, दंड में जो उसका दे वो उसका मूड पे डिपेंड करता है। जैसे 2000 का फाइन लगता है, 3000 का फाइन लगता है, ठीक है ना, तो उस पे डिपेंड करता है। और इसके साथ क्या बोलता है आपका, भारत का संविधान सिविल सेवा अवमान यानी सिविल सेवा, सिविल सेवा मतलब समझ में आता है, जो को परिभाषित करता है, नहीं परिभाषित नहीं करता, ठीक है ना। आप कुछ भी कीजिएगा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अटेम्प्ट टू का मैटर नहीं होना चाहिए, नहीं करता है, ठीक है ना, कि ये वो डिस डैश, ठीक है। तो परिभाषित नहीं किया गया, हाँ ये बोला गया है कि अटेम्प्ट टू कोर्ट आप कीजिएगा। अब अटेम्प्ट टू कोर्ट बहुत प्रकार के होते हैं ना, मतलब कि जज के साथ दुर्व्यवहार, दूर परिभाषा का प्रयोग, ये सारे क्या कहलाते हैं, अटेम्प्ट टू कोर्ट कहलाते हैं। तो आपका ये वाला परिभाषित यहाँ बोल रहा है किया गया, वो भी सिविल मामला, ठीक है ना। ये ऑप्शंस क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। फिर बोलता है भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो अवमानना से रिलेटेड, अब जाहिर सी बात है न्यायालय की अवमानना से रिलेटेड जो भी कानून बनाया जाएगा, ठीक है ना, वो संसद, क्योंकि संसद क्या होता है, संसद किस पे डिपेंड है भाई, न्यायाधीश पे डिपेंडेड है। और न्यायाधीश किस पे डिपेंडेड है, संसद पे। दोनों एक दूसरे का पूरक है, याद रखिएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है तो सर्वशक्तिमान, नहीं, है ना। दोनों क्या है, एक दूसरे का, अगर ये गलत कर रहा है तो ये डांटता है, और ये गलत कर रहा है तो ये इधर से हो जाएगा, ठीक है ना। अब मानना तो बहुत प्रकार से, महाभियोग भी तो संसद द्वारा ही लगता है ना, तो अब मानना भी यहीं से लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 आपका क्या है, सही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। सरकारी विधि अधिकारी, सरकारी विधि अधिकारी मतलब कानूनन अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी विधि अधिकारी कहते हैं। विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है। क्या ऐसा है, चाहे वो सरकारी वकील हो, ठीक है ना, या प्राइवेट वकील, ठीक है ना, दोनों ही क्या कहलाते हैं, अधिवक्ता ही कहलाते हैं, ठीक है ना। दोनों क्या कहलाते हैं, अधिवक्ता ही कहलाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कारपोरेट मतलब क्या आता है, कारपोरेट मतलब जस्ट लाइक आप बिजनेस से संबंधित समझ जाइए, कंपनी से रिलेटेड समझ जाइए। दोनों क्या अधिवक्ता से बाहर रखे गए, नहीं, दोनों अधिवक्ता ही के रूप में रखे गए। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोलते हैं क्या, विधिक परिषदों बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालय की मान्यता के बारे में, अब भाई कानून लॉ कॉलेज का, है ना, लॉ कॉलेज में जो भी कानून बनाता है ना, वो कौन बनाता है, बार काउंसिल होता है, मतलब कि एक संगठन होता है वकीलों का, है ना। जो भी कोई वकील अगर कुछ भी गलत करता है तो बार काउंसिल ही क्या करता है, उस पर डिसीजन लेता है कि उसका लाइसेंस रहेगा कि लाइसेंस जाएगा। लाइसेंस देने का, सब कुछ करने का काम कौन करता है, तो बार काउंसिल ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, तो विचार करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के
राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा क्या पेश की जाती है क्या, है ना। संविधान संशोधन विधेयक को, है ना, संविधान में कुछ संशोधन करना है, ना कि नया संविधान आपको मतलब बनाना है, ठीक है ना। नया संविधान बनाने की बात नहीं कर रहा है। हमने चैप्टर में मैंने बताया था, चैप्टर जब चला रहा था राष्ट्रपति का, तो मैंने बताया था जब भी सरकार को कोई नया विधेयक बनाना होता है ना, तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन का नहीं बनता, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या देगा, सभी राज्यों से अनुमति मतलब सहमति लेता है। राज्यों का सहमति राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। संविधान को स्पष्ट रूप से संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन संशोधन में राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होती। नंबर 1 इज, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब कोई संशोधन संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य होता है कि वे अपनी अनुमति दें, है ना। संविधान संशोधन नया संविधान के मैटर पे नहीं, ठीक है ना। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं। जब पारित हो जाता है ना, तो संयुक्त बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या हो गया, सही है, ठीक है। सारे चैप्टर्स फिर से मैं चलाऊंगा कि ताकि सारा जो बैकअप है ना फिर से आ जाए। फिर बोलता है भारत का, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, है ना, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी में बांटता है, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में क्या बांटा गया है। तो भारत में भाई 4 भागों में 3 भागों में बांटा गया है मंत्रियों को, ये याद रखना, पीटी फैक्ट है ना। ये सारा मैंने बताया था, ये सब बताया ही हुआ है, करंट अफेयर्स में भी बताया था और उसमें भी बताया था। तो मंत्रियों को भारत का संविधान जितनी, जैसे मंत्री का जो श्रेणी होता है, जैसे कैबिनेट में मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, ठीक है ना, और एक स्वतंत्र प्रभार वाले, तो उप मंत्री ये सब नहीं गिना जाता, ये याद रखना। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, सही है। जो कैबिनेट का जो विस्तार होता है ना, प्रधानमंत्री को मिलाकर जितना सीट आया है, ठीक है ना, उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अनन्य शक्तियां है ना, कौन लोकसभा की अनन्य शक्ति है। तो लोकसभा में क्या आपात की घोषणा का अनुसमर्थन कर सकता है क्या, आपातकाल की जो घोषणा होता है तो क्या लोकसभा बोलेगा नहीं आपातकाल नहीं लगना चाहिए, क्या ऐसा बोल सकता है। सेकंड बोलता है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है, लोकसभा में क्या मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है क्या। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है क्या, किस पे भाई, तो लोकसभा में। तो लोकसभा में यानी कि महाभियोग आपका कहाँ कहाँ लगता है नहीं लगता है, इसके बारे में मैं अभी जस्ट बताता हूँ, ठीक है ना। पहले इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, केवल और केवल बी, ठीक है। वो देखिए कैसे। तो पहला तो भाई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, लोकसभा में आता है, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आता, पहला पॉइंट। फिर ये बोलते हैं ना महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है ना, चाहे वो लोकसभा में भी आप पहली बार पेश कर सकते हैं या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, लेकिन पेश करने के बाद दोनों में बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना, पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उसको देखते हुए महाभियोग का क्रियाक्रम आरंभ करा सकता है, ठीक है ना। फिर पहला बोलता आपात की घोषणा का अनुसमर्थन करना, है ना। जब राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करता है ना, तो इसको समर्थन करना ही पड़ता है, ठीक है ना। और इसकी सिफारिश पे ही जाकर के आपातकाल की घोषणा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका केवल और केवल 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोलता है दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में कौन सा सही है नहीं है। अभी दल बदल विरोधी कानून काफी चर्चा में है, तो हो सकता है 2000 आने वाले 23 में एग्जाम में दल बदल से तो क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे। क्या बोलता है भाई कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामदृष्ट विधायक
सदन में नियुक्त होने के 6 मास के बाद अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले में निश्चित करना है। यानी कि दल बदल कानून में क्या बोलता है कि ये सारा मामला कौन देखता है भाई, तो पीठासीन अधिकारी देखता है। ये तो बिल्कुल सही, यानी कि अध्यक्ष देखता है। ठीक है, और फर्स्ट क्या बोलता है भाई कि दल बदल कानून के अंतर्गत 6 माह के अंदर राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम है नहीं। ये 6 माह के अंदर उसको बनना है। कौन बनता है, जो बिना पब्लिक यानी कि अप्रत्यक्ष ढंग से चुन के आया, जैसे राज्यसभा सांसद अगर कोई है, ठीक है ना, मनोनीत सदस्य, ये जैसे या कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया तो उसको या तो लोकसभा का बनना है सदस्य या तो राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो वो 6 महीना के अंदर उसको बनना है। तो ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ था क्वेश्चन, अब देख लो। तो केवल और केवल 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी को देखकर, ठीक है ना, फिर क्वेश्चंस क्या है, भारत का महान्यायवादी और भारत का अटॉर्नी जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत के संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। तो एक बात बताओ, महान्यायवादी जो होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस, क्या वो लोकसभा में बैठते हैं क्या, है ना, नहीं, वो लोकसभा में नहीं बैठते। अटॉर्नी जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, वो लोकसभा में बैठता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है ना, वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, उसको क्या है भाई, बोलने का अधिकार है, किसी भी मसले पे वो बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर सेकंड क्या बोलता है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र देता है जब वह सरकार जिसने उनको नियुक्त किया और इस्तीफा, तो क्या बात, जिसने उसको नियुक्त किया है उसको वो इस्तीफा दे देगा क्या, नहीं, उस सरकार को नहीं दे। जब उसको इस्तीफा देना होगा महान्यायवादी को, चीफ जस्टिस को, तो वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ना कि जिसने उसको नियुक्त किया है उसको वो इस्तीफा दे देगा। तो आंसर क्या हो गया, दोनों आपका रॉन्ग हो गया, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, भारत के न्यायवादी के संबंध में फिर रीट जारी करने से क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, क्या है भाई, रीट जारी करने से क्वेश्चन है, तो किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। क्या, यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे किसी भी प्राइवेट संगठन हो, कोई भी प्राइवेट हो या प्राइवेट के बारे में बोल रहा है, जब तक कि उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट है, ऑर्डर सभी के लिए बराबर होता है। तो ये ऑप्शंस बंद तो आपका वही है, सही क्लियर हो गया, गलत हो गया, है ना। परमादेश सरकारी हो या प्राइवेट हो, ठीक है ना, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप तो उसको ऑर्डर दे ही सकते हैं ना, सरकारी ऑर्डर है तो आपको सरकारी ऑर्डर तो देना ही देना है, यानी कि आदेश तो दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या कि जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा, क्या नहीं, यानी कि मैंडेमस नहीं होगा क्या, तो ऐसा बात नहीं, सरकारी और प्राइवेट ऑर्डर जाएगा ही जाएगा। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वो कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा का, ऐसा कोई बात नहीं, परमादेश यानी कि कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सार्वजनिक कंपनी हो, ठीक है ना, सार्वजनिक कंपनी हो, ठीक है, तो परमादेश नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है, कंपनी के विरुद्ध बोल रहा है, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, यानी कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, ऑर्डर तो जाएगा ही जाएगा, जो भी ऑर्डर आपका पेश होगा ही होगा पैसा ऑर्डर। तो इसमें बोल रहा है कौन सही है, ऐसा देखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, अब देखिए क्या बोलता है, क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन बोलता है कोई भी लोक प्रणव व्यक्ति पब्लिक यानी प्रश्न अधिकारी परीक्ष की रीट करने हेतु न्यायालय में समाधान करने के लिए याचिका हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लोकप्रिय हो न्यायालय में तो हर कोई व्यक्ति किसी के भी विपक्ष आपका याचिका आप दाखिल कर ही सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो गया।
अब 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि आप कोई भी हो याचिका, आप हर किसी के बारे में भी याचिका डाल सकते हैं, जो भी आपको, अगर हम चाहें तो किसी के भी विरुद्ध याचिका डाल सकते हैं, तो ये आपका क्लियर है। फिर बोलता है किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी हो, कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा, तो नहीं, परमादेश होगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो, परमादेश तो होगा ही। तो 2 ऑप्शंस आपका गलत हो गया, ये तो एकदम कंफर्म हो गया। फर्स्ट क्या बोलता है, यानी 3 आपका सही है, तो आंसर क्या आएगा, अगर 2 को आप काटते हैं तो 2 जहां जहां है वहां वहां काटेंगे, तो आंसर क्या निकलेगा हमारा, 1 और 3, इलिमिनेशन मेथड से इसको बनाएंगे। लेकिन 1 क्या बोलता है, किसी प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध, है ना, जब तक कि कोई सरकारी कार्य नहीं सौंपा जाएगा, परमादेश नहीं होगा। मतलब यहाँ परमादेश का मतलब होता है कि जब तक कि उसको कोई सरकारी ऑर्डर नहीं पेश किया जाएगा, ऑडिटिंग जस्ट लाइक होता है ना, ऑडिटिंग के अपना हिसाब किताब दिखाइए कि आपने कितना खर्चा किया नहीं किया, ठीक है ना, तो आपका सही बात है कि ये नहीं होगा, 1 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, आयुष्मान भारत डिजिटल, कल ही इस पे करंट अफेयर्स चल रहा था ना, है ना। अभी देखो ये कंफ्यूजन क्या कर दिया था, एक आया है आपका, इससे पहले क्या था, आयुष्मान भारत योजना, है ना, आयुष्मान भारत योजना, और ये क्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये दोनों अलग है, ये आया 2021 में, है ना, जो कल मैंने बताया था, पढ़ा रहा था करंट। तो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, ये तो बोला, हाँ ठीक है अपनाना चाहिए, ये नहीं बोला कि अपनाना है, ये बोला अपनाना चाहिए, ऐसा बोला ना। आप अगर एक प्राइवेट, जैसे सरकारी तो कंफर्म है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा मैनेजमेंट अगर आप रखते हैं तो आपको भाई अपनाना चाहिए ना, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। ये तो पहला आपका कंफर्म सही हो गया। फिर बोलता है क्या, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजन हित, यानी कि सभी लोगों के हित के लिए ये व्यक्ति है, यानी सही बात है, ये जो कार्ड बनाया है किस लिए गया भाई, सभी लोगों को हित के लिए बनाया गया, और अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए, देखो होना है नहीं, होना चाहिए है ये, है ना। यानी कि अगर आप जनगणना अगर ठीक से कराते तो सरकार का उद्देश्य यही है कि सभी को होना चाहिए, ना कि होना दम है ही है, होना चाहिए, ऐसा बोला। फिर बोला यह पूरे देश के निर्बाध रूप से, ये सही बात हो सकता है, मतलब होता है नहीं, ये सब में क्या है, अंतर है, हुआ है, दोनों में अंतर है, ये हो सकता है तो सही बात है, पूरा भारत में ये लागू हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि भारत में लागू नहीं होता। आंसर इस क्या हो गया, डी। दम देखो कैसे फंसाया ये, है ना। तो ध्यान से बनाए, क्योंकि आयुष्मान ये सब पे क्वेश्चंस आना आपका तय है, दम पक्का है, पीटी फैक्ट ये सब है ना। लेकिन इतना तो पता है 2011 की जनगणना के हिसाब से बनता है ना सबको कार्ड, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि सभी को बनना चाहिए, ऐसा ना बोला, चाहिए बोला, तो वर्ड में काफी दम होता है, ये इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में बोल रहा है, कौन सही है और कौन सही नहीं, ठीक है ना। तो लोकसभा के संबंध में बताना है क्या सही है क्या नहीं है। तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन, है ना, लोकसभा का जो कार्य पद्धति होता है, संचालन होता है, नियम के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करेगा, यानी कि जो अध्यक्ष जो होते हैं ना, अध्यक्ष अगर चुने गए तो उपाध्यक्ष का कब इलेक्शन होगा, इसका तारीख की घोषणा कौन करेगा, उपाध्यक्ष ही करेगा, है ना। लेकिन अध्यक्ष का तारीख का घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अध्यक्ष की तारीख की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपाध्यक्ष की तारीख की घोषणा कौन करता है, आपका उपाध्यक्ष की तारीख की घोषणा करता है आपका अध्यक्ष करता है, ये याद रखना। सेकंड बोल रहा है क्या, यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल होगा या तो शासक दल से होगा, है ना। यानी कि बोला क्या कि उपबंध है, कि ऐसा उपबंध नहीं है ना। उपबंध मतलब क्या होता है, नियम, है ना, जस्ट लाइक ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सत्ता दल, अध्यक्ष हो जाए सत्ता दल का होगा, उपाध्यक्ष होगा विपक्षी दल का होगा, नहीं, सहमति होता है, वोटिंग होता है, सब अपने अपने इलेक्शन होते हैं अंदर ही, अप्रत्यक्ष ढंग से वोटिंग होता है, जो जीता वो बन गया।
तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो जहां जहां 2 है आप वहां वहां तो पहले गलत कर दो, ठीक है ना। 1 नंबर आपका सही है, तो आंसर ही ऐसा ही आपका निकल गया, 1 और 3 आपका सही हो गया। तो 3 क्या बोलता है, सदन में बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है। सही बात है, अगर उपाध्यक्ष अगर डिसीजन ले रहा है तो अगर अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष बैठता है, और जब बैठता है तो जो शक्ति अध्यक्ष के पास होता है वही शक्ति उपाध्यक्ष के पास होता है। 1 और 3 क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है ना। तो पार्ट 1 टोटल 40 क्वेश्चन है, पार्ट 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एमसीक्यू का, ठीक है ना। पार्ट 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भिद, यानी कि इनमें से बोल रहा है कि कौन से ऐसे फसल हैं जो सबसे ज्यादा आपका मीथेन और नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। तो कौन हो सकता है भाई, कपास, धान, गन्ना, गेहूं। तो कौन सबसे ज्यादा, इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है ना, 1-2 बार नहीं पढ़ाया, बहुत पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा आपका कौन मीथेन गैस करता है, तो चावल के उत्पादन में, है ना। तो आंसर कौन हो जाएगा भाई, धान, ठीक है। पीटी के लिए देखो ये सब पढ़ाया हुआ है, हमेशा हम करंट अफेयर्स में ये सब पढ़ाते रहते हैं। तो देखो पीटी निकालना कुछ अब हार्ड नहीं लगना चाहिए, इतना ज्यादा मेहनत कर लेना है कि ये सब जो यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे ही पेपर 1 अगर सॉल्व कर देते तो पेपर 2 उतना हार्ड है नहीं, वो 1 मंथ भी अगर पढ़ लिया तो बहुत है। लेकिन कल से पेपर 2 का भी चलेगा ही चलेगा, 11 बजे से आपका चालू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिन भर चलते रहेगा, रात भर चलते रहेगा। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन में शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। मतलब बोलता है कि कृषि के धान गहनता प्रणाली, यानी कि धान की ये जो बुआई वगैरह होता है, धान के खेत में बारी बारी से क्लेदन होता है ना, शुष्कन किया जाता है, थोड़ा सुखाया भी जाता है ना पानी को वगैरह। तो क्या परिणाम होता है, बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, मीथेन का कम उत्पादन होता है, बिजली की कम खपत होती है, क्या होता है भाई। तो ये सब करने से, यानी कि ये जो प्रणाली है शुष्कन होता है, तो ये सब करने से क्या प्रॉफिट होता है भाई, तो सभी होते हैं, बीज का भी कम आवश्यकता पड़ता है ना, मीथेन का कम उत्पादन भी होता है, क्योंकि ये जो आपका जो बोल रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला, धान के खेत का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है ना। तो यानी कि बोल रहा नर्सरी में ही आपको क्या है कि पौधा को, यानी कि बीज से क्या कर देना है कि नर्सरी में ही आपको क्या है, पौधे का उत्पादन हो जाता है। तो बीज की आवश्यकता भी कम पड़ती है, मीथेन गैस भी कम उत्पादन हुआ, और बिजली का भी कम खपत हुआ, क्योंकि पानी डालकर पूरा क्या खेत का मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, क्लेदन किया जाता था, मतलब पूरा मशीन से इसको मथा जाता है आई थिंक, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि बिजली का भी कम खपत हुआ, पानी कम पटाना पड़ा ना, पानी को दम इसमें दम जमा देना होता है कि जितना सोखना है सोख के दम पूरा जमा रहे पानी। तो 1 2 3 ये तीनों सही है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। तो ये सब करंट अफेयर्स है, पीटी फैक्ट है, मैंने हमेशा बताया सूख कर मरुस्थल में बदल गया। तो बहुत बार मैंने बताया, 1-2 बार नहीं, जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था ना तो बताया था कि लेक फागोबिन, ये चैप्टर ही चला था लेक फागोबिन का, है ना, करंट अफेयर्स में चला था लेक फागोबिन का, और वही सेम टू सेम आया था इसमें। तो लेक फागोबिन क्या है, सूख कर मरुस्थल में बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका है ना सीडीएस, इस बार को जो सीडीएस का एग्जाम होने वाला है ये शायद आ सकता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पॉलिटी का इसके पहले जो चला था पार्ट 1 वो तो दम पक्का वहां से 2 क्वेश्चंस आना है, 2 से 4 क्वेश्चंस, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक से निर्मित है। यानी गांडीकोटा जो घाटी जो यहाँ पे नदी बनाया गया, कौन से नदी से ये बना है भाई। तो ये सारे ये सब तो करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, उसमें चला था भाई। तो आपका गांडीकोटा घाटी कौन से नदी से मिलके बना है, तो गांडीकोटा घाटी जो होता है आपका पेन्नार नदी से मिलके बना है, तो इसको भी याद रख लेना है ना, ये सीडीएस में इस बार भी शायद पूछ सकता है ना, पेन्नार नदी से क्या बना है, गांडीकोटा घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अक्सर समाचार पत्र में रहने वाला लिवेंट क्या है ना, लिमेंट इस बार सीडीएस में पूछ सकता है, लिवेंट क्या है। तो लिमेंट क्या है, पूर्व भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र है क्या,
कि उत्तरी अफ्रीका तक के पास का मिस्र से मास्को तक फैला क्षेत्र है क्या? कि फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग के पास का क्षेत्र है क्या? कि भूमध्य सागरीय से संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र है क्या? तो लिवेंट एक प्रकार का क्या है भाई? तो लिवेंट एक प्रकार का पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये भी पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया हुआ नहीं, इसलिए करंट अफेयर्स क्लास में एब्सेंट नहीं रहना, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपका है ना। तो लिवेंट क्या है भाई? तो पूर्वी भूमध्य तट का एक प्रकार का क्षेत्र है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, है ना। भारत के बारे में ये दिया हुआ है, कौन क्या क्या चीज कहाँ पाया जाता है उसी के। तो मोनोजाइट दुर्लभ मृदा का एक स्रोत है क्या? है ना। मोनोजाइट में थोरियम होता है क्या? भारत की समस्त तटवर्ती बालुआओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है क्या? तो देखो क्या बोला, समस्त तटवर्ती। तो भाई भारत का जितना ऐसे से जो मैप है, ऐसे 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 सब तो तटवर्ती है, तो क्या सब जगह पाया जाता है क्या? तो नहीं, ये तो 3 ऐसे ही आप काट दो। तो 3 तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना, 3 जहां चाहे वहां काटो, आंसर सही निकल गया। 1, 2 और 4 भारत में केवल सरकारी निकाय ही, मतलब एक मैंने काटा। देखो ये सब दिमाग लगाना है। तो आपको भी इस बार का जो सीडीएस का एग्जाम देने जाएगी तो ध्यान देना है कि ऐसे ऐसे भी दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप रट के नहीं ना सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस तरीके का भी दिमाग लगाना है। तो भारत में अब भाई जितनी भी खनन का जो मैटर होता है, सरकार ही ना खनन करवाती है, थोड़ी ना प्राइवेट लोग खनन करते हैं, वो तो मजदूर सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर क्या होता है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन को क्या कहते हैं भाई? तो वर्ष का सबसे जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, है ना। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा को क्या कहते हैं? सबसे लंबा दिन कहते हैं। तो ये भी इस बार का सीडीएस में आ सकता है, क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चंस है। याद रखना, सीडीएस का एग्जाम ले या एनडीए का एग्जाम ले, ठीक है ना। ऐसे तो यूपीएससी के पेपर में अब इसको नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पूछ चुका है अभी। तो जून के महीने में हमेशा, लेकिन हो सकता है ऑप्शंस में कभी काम आ जाए, तो जून का दूसरा महीना, ये याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से बोल रहा है कि कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? ओपन सोर्स का मतलब होता है हम लोग गए मोबाइल से और इसको तुरंत डाउनलोड किए, ठीक है ना, डाउनलोड करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या भाई, आरोग्य सेतु ओपन सोर्स है ना, है ना ओपन सोर्स। इसके लिए क्या कुछ हमको सर्टिफिकेट सरकार से लेना पड़ता है क्या? नहीं, गए डाउनलोड कर लिए, ठीक है ना। तो आरोग्य सेतु है, ठीक है ना। ओपन सोर्स कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, है ना, दीक्षा। तो बोल रहा है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन है भाई ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपका क्या हो जाएगा भाई? तो आपका कोविन है ही है, डिजी लॉकर है ही है, दीक्षा ये सब है ही है। गए हम लोग डाउनलोड किए तो 1 2 3 4 सब आता है इसमें, ठीक है ना। 1 2 3 4 सब है आपका ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में। नेक्स्ट देखिए क्या है, वेब 3.0। इसको मैंने बताया था, है ना, प्रौद्योगिकी के बारे में, कि इंटरनेट भी चलता है, सब कुछ चलता है, यानी हाईटेक। यानी वेब 1 में क्या होता था, इंटरनेट वगैरह सब नहीं चलता था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या बोलता है, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है, ब्लॉकचेन आधारित भी कर सकता है क्या। फिर बोलता है किसी भी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालन कर सकता है क्या? क्या सामूहिक रूप से इसका परिचालन किया जा सकता है क्या वेब का, है ना। तो देखो पहला तो आपका बिल्कुल सही है कि भाई ये इसमें सब नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि 3.0 एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के रूप में कहा जाता है। फिर ब्लॉकचेन पे भी आधारित हो सकता है, सही बात है। और निगम द्वारा परिचालित, निगम द्वारा, है ना, कोई कंपनी नहीं, निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालन किया जा सकता है क्या। तो भाई कोई भी वेब होता है ना, वेब वेब मतलब कि कोई भी साइट होता है, ठीक है ना, वेबसाइट जो होता है, तो कोई भी इसको परिचालन कर सकता है। जैसे हम लोग का गूगल है, याहू है, और क्या क्या आते हैं, 2 3 चीज आते हैं ना, मोजिला, फायरबॉक्स, ये सब आता है ना। तो इसके लिए किसी को परमिशन तो जरूरत होती नहीं, जाइए आप लोग, हम लोग कर सकते हैं। तो तीनों क्या हो गया, सही आंसर है। ये सारे पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस भी एकदम ऐसा ही आता ही है एग्जाम में। सासेस का, इसके बारे में भी, सॉफ्टवेयर ऑफ सर्विसेज के बारे में मैंने बताया था।
सॉफ्टवेयर सेवा के बारे में भी हमेशा करंट अफेयर्स में आते रहता है, और हार्डवेयर के बारे में भी हमेशा करंट अफेयर्स में आते रहता है, और एग्जाम के लिए, पीटी फैट के लिए, तो आईएएस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बोलता है क्या कि प्रयोक्ता अंतर्राह पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव क्या कर सकता है क्या? ये बोलता है अपनी चल युक्त यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपनी आंकड़ों तक पहुंच बना सकता है क्या? ये बोलता है कि आउटलुक हॉटमेल और याहू के रूप में है क्या? तो वही बोल रहा है, तो हाँ ये तीनों है ना। सेसमेल सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या है? याहू क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है ना, याहू। फिर आउटलुक, डीजीमेल, ये सब सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, ठीक है ना। और अपने आंकड़ों में चेंजिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास हॉटमेल है, ठीक है ना, मेल में ही होता है, हॉटमेल होता है, तो इसमें आप कुछ भी जब चाहे तब आप चेंजिंग कर सकते हैं, आपके आंकड़ा में जब आपको मन है आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस का पार्ट 2 आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में आपका पार्ट 3 चलेगा। लिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यम में बहुचर्चित प्रवाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ना? बमबारी प्रणाली से तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का संलयन, विखंडन, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शंस होगा। तो बोल रहा है क्या अंतरिक्ष में अति ध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोट कराने के लिए किया जाता है क्या? यानी प्रभाजी कक्षा बमबारी से ये क्या अंतरिक्ष में इसका विस्फोट कराया जाता है क्या? फर्स्ट ऑप्शन बोला। बोला कोई अंतरिक्ष अनेक कक्षीय गति के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है क्या? इसी को प्रभाजी कक्षीय बमबारी कहते हैं क्या? थर्ड बोलता है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के पर किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्ष को त्यागता है, यानी कक्षा को त्यागता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रभाजी कक्षीय बमबारी कहते हैं क्या? चौथा ऑप्शन बोलता है कि कोई अंतरिक्ष यान है ना किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संप्रेषित स्थापित करता है क्या? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, है ना, इसका आंसर आपका होगा क्या होगा भाई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना। तो ये बोलता ही है, मैंने बताया भी था एक बार कि कोई भी जो मिसाइल कक्षीय पृथ्वी के पारित है ना परित किसी स्थिर कक्षा में कोई भी आपका पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागना ही क्या कहलाता है? प्रवाजी कक्षीय बमबारी करते हैं। यानी कि किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, कोई भी एक मिसाइल को पृथ्वी के स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रभाजी बमबारी करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब ये तो बहुत इजी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, बहुत बार इसको रिपीट भी किया है। क्यूबिट शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो क्वांटम संलयन से, कि क्लाइड सेवाओं से, कि दृश्य प्रकाश संचार से, कि बेतार संचार से। तो क्यूबिक किससे संबंधित है भाई? तो क्यूबिक आपका किससे संबंधित है? तो क्वांटम संगणन से संबंधित है, ठीक है ना। पीटी के लिए क्या था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको भी, क्वांटम संगणन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए, है ना। तो विचार का क्या करना है भाई? तो बोल रहा है कि लघु परास यानी छोटे नेटवर्क पे ये काम करता है। तो कौन? निकट परिपथ टेलीविजन यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन क्या लघु परास है? बोलता रेडियो आवृत्ति अभी निर्धारण छोटा परास है। बेतार स्थायी क्षेत्र नेटवर्क क्या छोटा परास है? तो ये आपका बोल रहा है कौन सा आपका क्लोज यानी कि लघु परास है, ये क्वेश्चन आपका बोला। तो आपका निकट परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट बोलता है, ये भी आपका लघु परास में आता है। रेडियो आवृत्ति अभी निर्धारण मतलब कितना उसका फ्रीक्वेंसी, तो ये भी छोटा परास है। बिना तार का जो क्षेत्र होता है नेटवर्क कितना होता है? 100 मीटर या 200 मीटर ही तो बड़ा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये भी आपका लघु परास है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतक के भीतर है ना चिकित्सकीय अंतरोप पर बन सकती है, यानी बोल रहा है कौन सा सही है? तो जैव यानी कि बायोफिल्म जो होता है मानव ऊतक के भीतर चिकित्सकीय अंतरोप पर क्या बन सकती है, यानी कि मानव
ऊतकों के भीतर क्या चिकित्सकीय अंतरोपण पर बन सकती है। फिर बोलता है क्या जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है क्या। फिर बोलता है जैव परत प्रति जैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है क्या। तो जैव परत क्या क्या काम कर सकती है ये देखिएगा, ठीक है ना। तो जैव परत आपका क्या क्या काम कर सकती है। पहला, आपका प्रतिजैविक प्रतिरोध भी दर्शाता है। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण सतह पे भी बनाया जा सकता है। और ऊतकों पर भाई आपका बायोफिल्म भी चिकित्सक के द्वारा बनाया जा सकता है। आंसर इज डी। याद रखना ये सब के लिए ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्डअप होना चाहिए कि क्या जैव परत, क्या क्या जैव परत कहते हैं किसको, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो इस सब के लिए करंट अफेयर्स की क्लास नहीं छोड़ना, बता देते हैं। अब प्रोबायोटिक्स के बारे में, ये भी करंट अफेयर्स के कितना बहुत बार प्रोबायोटिक टॉपिक चला भी है ना करंट अफेयर्स में, उसी का ये पूछा हुआ है। प्रोबायोटिक क्या है, तो क्या प्राजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों बनाते हैं क्या प्रोबायोटिक। प्राजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु नरसैंगिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं क्या, ये बोला। ठीक है, फिर बोलता है प्राजैविक दूध संकरा के पाचन में सहायक होते हैं क्या। तो क्या क्या आपका आंसर हो सकता है। तो पहला बोलता है क्या, तो फर्स्ट आपका बोलता है कि आपका ये जीव और इष्ट दोनों होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दूध वगैरह में भी प्रोबायोटिक है ना, दूध संकरा के पाचन में प्रोबायोटिक होता है, तो 1 और 3 तो क्लियर हो गया। लेकिन खाए जाने वाले खाद्य में नरसंगिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाया जाता है ना, आहार नली में हमारा प्रोबायोटिक्स नहीं पाया जाता, ये सारा करंट अफेयर्स में बताया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, याद रखना। अब कोविड-19 महामारी को लेकर के रोकने के लिए क्वेश्चंस आ गया है कि वैक्सीनों का क्या क्या है, तो एमआरएन प्लेटफॉर्म पे ये बना, ये तो बहुत बार बताया है ना। ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन बना है कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है, तो एमआरएन पे बना है। फिर स्पुतनिक का रोग वाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई, तो जाहिर सी बात है रोग वाहक ही को लेकर बनाया गया। और कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोग जनक, निष्क्रिय नहीं है ना, अगर आपको वैक्सीन लग जाएगा तो क्या दोबारा नहीं होता है, क्या हो ही रहा है ना, दोबारा भी हो रहा है ना। तो आपका 3 आपका गलत है, 1 और 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूफान के बारे में बोल रहा है कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो क्या क्या होगा। तो भाई जब भी कोई भी तूफान पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो क्या क्या होगा, जीपीएस प्रणाली का तहस नहस कर देगा। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में सुनामी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, जब तूफान आएगा तो क्या होगा ये पूछा, ना कि आएगा तो आपका विषुवतीय को चुनौती देगा, उत्तरवर्ती को चुनौती देगा, ये सब तो है नहीं। बिजली को क्षतिग्रस्त कर देगा, है ना, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में तीव्र ध्रुवीय ज्योतिय घटित हो जाएगा, यानी काफी तेज गति से हवा चलेगा, है ना, हवा चलेगा, तूफान आ रहा है तो बिजली भी कड़क चमक सकता है, तो वही ज्योतिय बोल रहा है। फिर क्या बोलता है भाई, ग्रह से कोई लेना देना है नहीं तूफान को, ठीक है ना। फिर क्या बोलते, उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है, यानी कि ग्रह के बाद क्या आते हैं, उपग्रह आते हैं। तो उपग्रह में क्या होता है कि कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है, मतलब कि लुप्त हो सकती है, ग्रह के बाद जो एक उपग्रह आते हैं ना, तो तूफान में वो थोड़ा सा डैमेज हो सकते हैं। तो आपको यहीं से आंसर पकड़ लेना कौन गलत है भाई, तो विषुवतीय का मैटर आता नहीं है, तो 2 जहां जहां है आप वहां वहां काट दो, जो बच गया वही आंसर हो गया। ठीक है ना, ग्रह वगैरह आ भी सकते नहीं भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र, ये सब तो आता ही नहीं है भाई तूफान में, इसका का तो भूम ऐसा तो नहीं है कि भाई तूफान आएगा तो भूमध्य क्षेत्र को प्रभावित होगा, नहीं, जिस एरिया से तूफान टकराता है सब पता करता है ना वैज्ञानिक लोग कि ये उड़ के कहाँ तक जा सकता है, तो भाई क्या तो गुजरात के तट पे टकराने वाला है ना, तो वह उस एरिया को प्रभावित करेगा, समझ ना, कि भूमध्य सागर ये नहीं, स्टेट को टकराता है, स्टेट पे जाकर। फिर जलवायु कार्रवाई ट्रैकर है ना, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो होता है, देश के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों के बारे में पूछना, निगरानी करता है।
तो भाई जलवायु कार्रवाई जो ट्रैकर होता है, इसके बारे में भी करंट अफेयर्स में 1-2 दिन पहले ही बताया था। ये ट्रैकर क्या काम कर सकती है भाई? तो अनुसंधान संगठन के गठन द्वारा निर्मित डेटाबेस है क्या? जलवायु परिवर्तन के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल का एक स्कंद है क्या? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमन के अधीन समिति है क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा सर्वाधिक एक वित्त पोषित एजेंसी है क्या? तो क्वेश्चंस पहले ध्यान से पढ़िए कि ट्रैकर का संबंध किससे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस पूछा क्लाइमेट एक्शन जो ट्रैकर है ना, विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। ये है क्या, है ना? चलो ठीक है, निगरानी करता है। इसका काम क्या है? अनुसंधान करना, है ना? संगठन के गठन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस ये तैयार करता है ना? ट्रैकर का काम क्या है? एक डेटा बेस तैयार करना कि क्या भाई जलवायु परिवर्तन में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, यही इसका काम है। यानी डेटा बेस तैयार कर, अनुसंधान करेगा, अनुसंधान करने के बाद डेटा बेस एक तैयार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही क्लाइमेट ग्रुप, क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक आपका क्वेश्चन है। बोला क्या? जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। सही बात है, ये गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है। एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई रॉन्ग है ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया। तो अंतरराष्ट्रीय ये बोल क्या रहा है हम लोगों को भाई? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समूह, ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी वैश्विक पहल, तो ये एजेंसी नहीं चालू करता है, आपका जो भी चालू करने का काम होता है ना, जैसे विश्व बैंक हो गया, ठीक है ना, WTO, WHO, ये सारे संगठन करते हैं ना, कि एजेंसी को संगठन का पहल नहीं ना कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका जहां है आप वहां काटिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना? EP100 का मतलब होता है ना कि एक संगठन बनाया है कि EP100 यानी 100 दिनों के अंदर, है ना, इस लक्ष्य को आपको प्राप्त कर लेना है। समझ गए ना? ये बोलता है ये। ठीक है, तो ये सब इस तरीके का क्वेश्चन इलिमिनेशन मेथड ही यूज करना कि भाई छांटना है। ठीक है ना, छांटना है आपको। तो भाई ये एजेंसी है ना, एजेंसी ये सारे संगठन तो बनाएगा नहीं। सारे संगठन कौन कौन किसके? विश्व बैंक, सारे संगठन में लगभग अच्छा खासा योगदान होता है। WHO अगर आई थिंक क्लाइमेट चेंज से है तो WHO का हस्तक्षेप जरूर होगा, विश्व बैंक का हस्तक्षेप जरूर होगा, है ना, EU का हस्तक्षेप जरूर होगा, यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड स्टेट का, इन लोगों का ज्यादा होगा। तो वैसे ही छांट दिया, आंसर आ गया। फिर बोलता है यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, है ना, तो वो ही बोल रहा है आर्द्र भूमि इसके गुद्दे की तरह काम करता है। यानी कि वर्षा वन जो है ना पृथ्वी का फेफड़ा की तरह काम करता है, और आर्द्र भूमि है ना गुद्दे की तरह काम करता है। तो वही बोल रहा है आर्द्र भूमि का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो आर्द्र भूमि के जल चक्र में सतही अपवाह और मृदा अंत श्रवण को बाष्पन शामिल होता है, कि आर्द्र भूमि के बारे में बोल रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं के साथ आंसर आपको समझ में आ जाएगा। शैवाल से वह पोषक आधार बनाता है जिस पर मत्स्य, पुरुष कवची और मृदु कवची पक्षी आपका सरीसृप स्तनधारी फलते फूलते। आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलीय पादप भारी धातुओं को पोषक, है ना, पोषकों के लिए अधिकत्व को अवशोषण करती है। तो वही बोल रहा है कि आपका वर्षा वन क्या है? पृथ्वी का फेफड़ा है। तो वर्षा से रिलेटेड, है ना, आपको ऑप्शन तलाशना है। और आर्द्र भूमि क्या है भाई? इसका गुद्दा है। तो आर्द्र भूमि से, यानी कि आंसर आपको इसमें चारों में से कौन आपको सेलेक्ट करना है? जो आपका वर्षा से भी रिलेटेड हो, है ना, और ये आर्द्र भूमि से यानी कि मिट्टी से भी रिलेटेड हो। तो कौन हो सकता है? आर्द्र भूमि के चक्र में सतही अपवाह, अपमृदा और स्त्रवन बाष्पन शामिल है, ये बोला। फिर बोलता है क्या ये तो होगा नहीं, पशु पक्षी सारे, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन, देखो क्या बोला, संतुलन करने का काम करता है। बोला ना कि आर्द्र भूमि क्या है? पृथ्वी का गुद्दा है।
तो गुद्दा का काम क्या होता है भाई, जैसे हम ही लोगों का जो बॉडी के मास के ऊपर जो गुद्दा होता है वो क्या कहता है, सन की लाइट को भी मतलब हीट को सहने का काम करता है, ये सब का काम करता है ना। तो ये आपका यहाँ से आंसर मिला। ये क्या है, उसका जो गुद्दा होता है अवसाद को सहने का काम करता है, संतुलन बनाने में काफी मदद करता है। दूसरा बोलता मिट्टी क्या करता है, इस उसका जो स्थिरीकरण बनाने में मतलब उसका संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही कॉन्सेप्ट जो है ना आपको सीखना होगा, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अब आपका बच गया 7 क्वेश्चंस, इसका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। 7 क्वेश्चन से तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ हो गया कंप्लीट, यानी कि ये एमसीक्यू हो गया कंप्लीट।